हम में से सभी ने नदी देखी है और इसके साथ ही ज्वार भाटा का नाम भी सुना है। जैसे जल का एक स्तर बढ़ जाने को ज्वार और गिरते स्तर को भाटा कहते हैं, ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी ज्वार भाटा का खेल चलता रहता है। जिस प्रकार कभी कोई परिवार सुख शांति से भर जाता है, तो कभी कभी दुख कलेश आदि से छिन्न भिन्न हो जाता है। हमारी आज की कहानी ज्वार भाटा एक ऐसी ही घटना को दर्शाती है। बख्शी के देओल गांव में विनोद नाम का एक व्यापारी रहता था। वो अपनी पत्नी और इकलौते बेटे के साथ बहुत खुशी से रहता था। उनकी स्थिति काफी अच्छी थी। वर्तमान में पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाया गया था। इसके लिए उन्हें जमींदार से कुछ पैसे उधार लेने पड़े थे। हालांकि वो जमींदार बाबू को हर महीने ब्याज मूल मिलाकर कुछ थोड़े बहुत पैसे देता रहता था। मैं आ गया हूँ, ये लो, ये पैसा रखो। जमींदार के आदमी आएंगे तो उनको ये पैसे दे देना। और कब तक देना होगा जी? राना अब बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई के लिए भी तो कुछ जमा करना होगा ना। और ज्यादा दिन नहीं, लगभग सब चुकता हो ही गया। बस भगवान की कृपा से इसी तरह काम चलता रहा ना, तो अगले आने वाले 6 महीनों में हमारा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। ऐसा ही हो। राना कहाँ है? वो पढ़ रहा है। उसका अच्छे से ख्याल रखना, आखिर हमारे लिए वही सब कुछ है। चलो अब मैं निकलता हूँ, नहीं तो काम में देर हो जाएगी। अच्छे से जाइएगा। कहिए मुंशी जी, क्या चल रहा है? सब ठीक तो है ना? जी हुकुम, सब ठीक है। और आपके डर से भला कौन गलती कर सकता है? डर जरूरी है, नहीं तो जमींदारी नहीं चलेगी। आज की जो भी आमदनी होगी वो मुझे बता देना। वही तो देने आया हूँ हुकुम, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, एक जन को लेकर। दिक्कत? किस वजह से हो रही है तुमको दिक्कत? हुकुम, वो मदन की वजह से, जिसने पिछले साल हम लोगों से पैसे उधार लेकर नाव खरीदी थी। उसने तो अलग अलग गांव में कारोबार फैलाने के लिए हमसे पैसे उधार लिए थे ना, तो फिर कैसी दिक्कत है बताओ? एक दिन लुटेरों ने आकर उसकी दुकान का सारा सामान लूट लिया, इसीलिए वो दोबारा कारोबार चलाने में असमर्थ है। इसीलिए वो आपको ब्याज या मूल देने के लिए सक्षम नहीं है। वो सब मैं नहीं सुनूंगा। किसको क्या दिक्कत है क्या नहीं, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो जाकर उसकी नाव ले आओ। ठीक है हुकुम, आप जैसा कहें। अरे थोड़ा सा खा लो बेटा, नहीं तो ये खाना बर्बाद हो जाएगा ना बेटा। माँ, मुझे भूख नहीं लगी है। रात बहुत बड़ी है बेटा, अगर अभी नहीं खाओगे तो रात में भूख लग जाएगी ना तुम्हें। माँ, आप कब खाएंगी? बस तुम्हारे पापा आ जाए, उसके बाद हम एक साथ खा लेंगे। तुम खाकर सो जाओ। लगता है तुम्हारे पापा आ गए। रुको, मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। कौन? क्या ये विनोद दास का घर है? हाँ बोलिए। मैं विनोद के ऑफिस से आ रहा हूँ। आज नाव से सामान ले जाते समय बीच नदी में नाव पलट गई। नाव पलट जाने से विनोद की वहीं पर मौत हो गई। नहीं। इसके बाद राधा के जीवन में बेहद अभाव हो जाता है। जीवन की सारी खुशियां चली जाती हैं। वो खुद तो दूर, वो अपने बेटों को भी ठीक से वक्त का खाना नहीं खिला पाती है। ऊपर से जमींदार से उधार लिए पैसे ना लौटाने पर आस पड़ोस में असहनीय अपमान झेलना पड़ता था। वो दिन के आधे समय में सिर्फ रोती रहती थी। उसे जीने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वो खुद को मारना चाहती थी। लेकिन ये सब सोचते ही उसे अपने बेटे की याद आ जाती थी। अगर वो भी चली गई तो राना की देखभाल कौन करेगा? इसलिए उसने अपने बेटे को सीने से लगाकर सब कुछ भूलने की कोशिश की। नहीं, इस तरह हाथ में हाथ रखकर ना बैठकर कुछ तो करना ही होगा। हम दोनों माँ बेटी को जीना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ भी करूं, कुछ पैसे तो चाहिए ही। वो मैं कहाँ से लाऊंगी?
जमींदार बाबू को तो वैसे भी पैसे देने हैं, अगर उनसे मांगूंगी तो क्या देंगे? जो भी हो, एक बार बोल कर देखती हूँ, हो सके दे दे। विनोद का और कितना पैसा निकल रहा है? जितना उधार लिया था उसका 80% तो चुका दिया था। अगर आज वो जिंदा होता तो शायद अब तक सारा उधार चुका देता। लेकिन उसके मरने से मेरा पैसा नहीं मिलेगा, ये तो हो नहीं सकता। वैसे भी बहुत समय दिया गया है, अगर जरूरत पड़ी तो उसका घर बेचकर पैसा लेना होगा। अगर हम घर ले लेंगे तो वो लोग रहेंगे कहाँ? ये मेरा सर दर्द नहीं है, वो उन्हें समझने दो। मैंने जो कहा है वो जाकर करो। मैं क्या कह रहा था हुकुम, विनोद ने जितना पैसा दिया था उससे कहीं ज्यादा उसके घर की कीमत है, इसलिए आप घर वो ले लीजिए। उन्हें नदी किनारे वाला आपका जो पुराना वाला घर है ना, वो उनको दे दीजिए और थोड़े बहुत पैसे भी दे देना। वैसे भी वो घर ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है कब से, क्या पता कब नदी में बह जाए, है कि नहीं? और आपको इसके लिए कोई दोष भी नहीं दे सकेगा। आपने जो कहा है वो तो सही है। ठीक है, ऐसा ही करो। जमींदार बाबू, आओ आओ, तुम्हारे ही बारे में बात चल रही थी। ये बताओ, इस बार तुमने मेरा बकाया क्यों नहीं दिया, बताओ। इसी बारे में तो आपसे बात करने आई हूँ। मेरे राणा के बाबूजी जो कुछ भी बचा कर गए थे वो सब तो अब खत्म हो चुका है। अभी 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा, और किस तरह आपके पैसे वापस करूं? ये कहने से तो काम नहीं चलेगा। पैसे तुमने लिए हैं तो तुम्हें ही वापस करने होंगे ना। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उस छोटे बच्चे को लेकर क्या करूँगी बताइए। वैसे मैंने हुकुम से बात तो की है, तुम्हारा जो घर है वो तुम हुकुम को दे दो, और बदले में नदी के किनारे वाला जमींदार बाबू का जो घर है ना, वो ले लो, और साथ में कुछ पैसे भी। लेकिन वो घर तो कब से वीरान पड़ा है, वहाँ पर हम किस तरह रहेंगे और क्या खाएंगे? इन पैसों से तुम नदी के किनारे खाली जगह पर खेती कर सकती हो और फसल को बाजार में बेचकर अपना परिवार चला सकती हो। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद राधा अपने बेटे को लेकर उस घर में चली जाती है। जितना हो सके उसके घर की सफाई की, फिर उसके बगल में ही खाली जमीन पर खेती करना उसने शुरू कर दिया। इसके बाद उस फसल को बेचकर वो अपने घर को चलाने लगी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे उस घर जाना है। ये घर अच्छा नहीं है। वो घर अब नहीं है बेटा, वो घर बारिश में बह गया। हम दोनों इस घर को बिल्कुल नया बना देंगे। जब तुम बड़े हो जाओगे और बहुत पैसे कमाओगे, तब हम लोग एक बड़ा घर लेंगे। हाँ माँ, मैं बहुत बड़ा बनूंगा। जमींदार बाबू के घर से भी बड़ा घर होगा हमारा। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी बाहर मत जाना बेटा, बिस्तर पर जाकर बैठो, मैं अभी आती हूँ। राधा सुबह उठकर देखती है कि छत से पानी गिरने के कारण जमीन पर एक गड्ढा बन गया है। छत से गिरा पानी घर में कहीं नहीं जमा हुआ था और वो सोच रही थी कि क्या सारा पानी इस गड्ढे में चला गया है? आखिर ये कितना बड़ा गड्ढा है। यही सोचकर वो हाथ से गड्ढे में देखने की कोशिश करती है और तभी गड्ढे के अंदर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। गड्ढे के अंदर अब ये क्या है, चमक रहा है? थोड़ा मिट्टी हटाकर देखती हूँ। अरे, ये तो सोने के सिक्के हैं, सिक्कों से भरा मटका। इन सिक्कों के बारे में अगर जमींदार बाबू को पता चल गया तो वो तो सब लेकर चले जाएंगे।
आज ही मुझे ये सब लेकर चले जाना होगा। इसके बाद राधा सिक्कों को एक बैग में भरकर अपने बेटे को लेकर उस गांव को छोड़ देती है। फिर किसी और गांव में जाकर घर खरीदकर रहने लगती है। इस तरह उनके जीवन में अब कोई दुख नहीं रहता है और खुशी से अपना जीवन यापन करते हैं।